विद्यार्थियों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 इकाई 2 उपभोक्ता का व्यवहार पार्ट 2 उपभोक्ता का जो संतुलन है उसका पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो प्रश्नों की जो प्रकृति है ये ब्लूप्रिंट के माध्यम से मैंने बता दिया आपको कि इसमें एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 6 नंबर का आएगा। कुल 3 प्रश्न आएंगे और 12 अंक के होंगे। तो अब बड़े प्रश्न की बात करते हैं। निबंधात्मक समसीमांत उपयोगिता नियम को समझाइए। यह तो प्रश्न ऐसा हो सकता है या शब्दों का फेरबदल ऐसा हो सकता है। गणनावाचक दृष्टिकोण विश्लेषण यानी कार्डिनल अप्रोच की सहायता से उपभोक्ता का साम्य या संतुलन समझाइए। एक ही बात है, समसीमांत उपयोगिता नियम कहो या कार्डिनल अप्रोच कहो, दोनों एक ही तरीके से उपभोक्ता का जो साम्य कहो वो भी एक ही बात है, संतुलन कहो एक ही बात है। तो इसमें समसीमांत उपयोगिता नियम को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे गोसेन का द्वितीय नियम है। तो ये अपना नॉलेज होना चाहिए। गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, वो पहला है। और समसीमांत उपयोगिता नियम है, ये दूसरा नियम है। इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, आमदनी के आवंटन का नियम भी कहते हैं और अधिकतम संतोष का नियम भी कहते हैं। तो ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो अपने को कंफ्यूज होना नहीं है। सरल शब्दों में इस नियम को अपन इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरह से करना चाहिए, यानी एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरह से करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो जाए। ऐसा करने से ही उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि कर सकेगा या संतुलन में होगा। संतुलन या साम्य का तात्पर्य विश्राम की स्थिति और न बदलने की प्रवृत्ति होती है। कई बार ये समझते हैं कि साम्य क्या होता है, संतुलन क्या होता है। तो ये विश्राम की स्थिति और न बदलने की प्रवृत्ति होती है। एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तब वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलता है, अर्थात उसे उस स्थिति में अधिकतम संतुष्टि मिलती है। यानी जब उसको अधिकतम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो क्यों बदलेगा। अब अपन संतुलन देखेंगे कि एक वस्तु की स्थिति में संतुलन कैसे होता है, दो वस्तुओं की स्थिति में संतुलन कैसे होता है और दो से अधिक वस्तुओं की स्थिति में संतुलन किस प्रकार होता है। एक वस्तु की स्थिति में संतुलन, एक मात्र वस्तु के उपभोग के समय यदि उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदता है, यानी एक वस्तु के उपभोग के समय उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदता है या उसकी मौद्रिक आय को अपने पास रख सकता है, या तो वो खरीद सकता है या मौद्रिक मतलब या तो अपनी जेब में पैसे रख लेगा या पैसे के बदले में वो वस्तु ले लेगा। गणनावाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, एक्स वस्तु की सीमा यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, तो MUX, एक्स वस्तु की बाजार कीमत प्राइस ऑफ गुड एक्स PX के बराबर होगी, अर्थात MUX इज इक्वल टू PX, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, यानी ये बराबर होती है, संतुलन है। अगर एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कीमत से अधिक हो तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीद कर अपने कल्याण को अधिकतम कर सकता है। इसी तरह यदि एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कीमत से कम है तो व्यक्ति एक्स वस्तु से अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए
एक्स की खरीद को कम कर सकता है। अतः उपभोक्ता अपनी उपयोगिता अधिकतम करने के लिए जो शर्त है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स को पूर्ण करेगा। वास्तविक जीवन में एक उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। ऐसी स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम आय के अनुकूलतम आवंटन में मदद करता है। यानी जैसे इस प्रकार की स्थिति देखें तो एक वस्तु की स्थिति में उसका जो संतुलन है, कहने का मतलब है यूटिलिटी ज़्यादा है और कीमत अधिक हो, कीमत कम हो, यूटिलिटी ज़्यादा। एक स्थिति में यूटिलिटी कम है और कीमत अधिक है, तो वो बराबर करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये आपके समझ में आ गए, उपयोगिता ज़्यादा है तो वस्तु की कीमत से अधिक हो तो उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा खरीदते ही कब खरीदेगा, जब कीमत कम होगी। तो ये कहने का मतलब ये बराबर स्थिति करने की कोशिश करेगा। दो वस्तुओं की स्थिति में संतुलन, तो इसमें दोनों जैसे ये आपका सिद्धांत होगा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम और लेमडा। अब देखिए ये समझने की बात है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स में उसकी जो प्राइस है, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में एक्स वस्तु की कीमत का भाग दे दो, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता में वाई वस्तु की कीमत का भाग दे दो, और ये दोनों उत्तर आएंगे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को अपन लेमडा से लिख सकते हैं। तो अब इसको गणितीय समीकरण में देखते हैं, तीर्थ गुणा करते हैं अपन, वज्र गुणा टाइप। तो ऐसा भी हो सकता है एम यू एक्स के नीचे आप एम यू वाई लिए और पी एक्स ऊपर चला जाएगा, ये वज्र गुणा में हिसाब से। तो ये स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट स्थिति एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता वे उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होता है जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। दो वस्तुओं की स्थिति में संतुलन कैसे होगा कि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का अनुपात उन दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होती है? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर। तो ये दो की स्थिति में हो गया। अब दो से अधिक वस्तु की स्थिति में संतुलन, अगर उपभोक्ता दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो उपभोक्ता के संतुलन की शर्त निम्नानुसार दी जाएगी। अब दो से अधिक है तो अपन ये इसको विस्तार कर देंगे। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू जेड अपॉन पी जेड इज इक्वल टू, आप इसको अनंत तक ले जाएं, इज इक्वल टू एम यू एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और लेमडा। यानी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए समान होगी। यानी ये अतिरिक्त इकाई हो गई, एक वस्तु एक मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तु के लिए समान होगी। इंपॉर्टेंट है, यही इसका सार है। अगर उपभोक्ता एक वस्तु पर खर्च करने से अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है तो वो अपना कल्याण अधिक करने के लिए उस वस्तु पर खर्च करेगा। वह अन्य वस्तुओं के उपभोग में तब तक कम करता रहेगा जब तक कि उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं हो जाए। कहने का मतलब है जिससे उपयोगिता उसको ज़्यादा मिलती है वहाँ वो खर्च ज़्यादा करेगा, जिससे सीमांत उपयोगिता कम मिलती है वहाँ खर्च कम करेगा। तो कम करते ही उसकी सीमांत उपयोगिता जिस पर खर्च कम कर रहा है उसकी बढ़ जाएगी, जिस पर ज़्यादा खर्च कर रहा है उसकी घट जाएगी और ये बराबर हो जाएगी। उपरोक्त शर्त के साथ आमदनी के प्रतिबंध की शर्त भी उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है। अब अपन इसको देखें कि
एक बजट सीमा होती है x, यानी ये x की मात्रा है और ये x की कीमत है, इसको दोनों गुणा किया गया, x मल्टीप्लाई पॉइंट का जो डॉट का चिन्ह है ये गुणा का चिन्ह है, px प्लस y इंटू पी वाई प्लस, इस प्रकार जोड़ेंगे तो लास्ट में वो मनी आ जाएगी। जैसे अपने पास मान लीजिए 100 रुपये है और अपने को 2 वस्तुओं की कीमतें 3 वस्तुओं की कीमतें तय है, तो अपन एक उसकी 100 रुपये से एक निश्चित मात्रा ही उसकी खरीद सकते हैं। 2 वस्तुओं की स्थिति में ये x मल्टीप्लाई पी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई पी वाई इज इक्वल टू m। इस शर्त के अनुसार उपभोक्ता के द्वारा x वस्तु पर किया गया खर्च अर्थात x गुणा पी एक्स तथा y वस्तु पर किया गया खर्च y गुणा पी वाई उपभोक्ता की आय m के बराबर होगा। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन को इस तालिका से अपन समझा सकते हैं। सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या तालिका और रेखा चित्र से कर सकते हैं। मान लेते हैं अपन कि x वस्तु की जो कीमत है वो 2 रुपये है और y वस्तु की कीमत है वो 3 रुपये है और उपभोक्ता के पास इन दोनों वस्तुओं पर व्यय करने के लिए 24 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 24 रुपये। अब अपने को ध्यान करना है कि उपभोक्ता अगर वस्तु की 1 इकाई यूज करता है, कितनी यूज करता है? 1 इकाई, तो उसको जो x से यूटिल्स मिलती है वो 20 मिलती है और y से मिलती है वो 24 मिलती है। और अब बात आती है मुद्रा की सीमांत तुष्टि गुण या सीमांत उपयोगिता। तो वस्तु की इकाई जैसे 1 है, अब पहली इकाई में तो इसकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या हुई? तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर अपन उसकी कीमत का भाग देंगे। तो x की ज्ञात करेंगे तो x में 20 में 2 का भाग दिया 10 आ गया और y में 8 में 24 में 3 का भाग दिया 8 आ गया। इसी प्रकार दूसरी इकाई की या मार्जिनल यूटिलिटी 18 है या 21 है, तो उसमें 18 में 2 का भाग दिया 9 आ गया, 21 में 3 का भाग दिया 7 आ गया। इधर 16 है इधर 18 है, तो ये भाग दिया 16 में दिया 2 8 आ गया, 18 में आपके 6 आ गया। तो ये इस प्रकार इसमें भाग देंगे अपन। तो अपना ये उद्देश्य है कि दोनों वस्तुएं भी अपने को खरीदनी है और 24 रुपये ही खर्च करने हैं और दोनों की जो संतुष्टि है वो भी अपने को पूरी करनी है। तो ये अपने को देखते हैं इस प्रकार ये अपन एक वक्र बनाते हैं जहां दोनों का संतुष्टि बराबर हो जाए। तो ये अपन देखेंगे y अक्ष और x अक्ष पर है, या क्वांटिटी ऑफ x है और वहाँ आपके जो MUX अपॉन PX ये आपके इधर वक्र बताया जा रखा है। इधर वाले में जो है x MUY अपॉन PY वक्र बताया गया है। मैंने जो हाथ से बनाया है इसको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दोनों वक्रों को इस प्रकार अपन मिलाएंगे तो ये एक बिंदु पर काट देंगे। काटते ही अपने को पूरा पता चल गया कि MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY ये किस बिंदु पर कट रहे हैं। तो इधर ये इनका कटने की एक स्थिति है जहां दोनों में जो सीमांत उपयोगिता ये बराबर हो रही है, वो 5 हो रही है। वो 5 है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। इस 5 में देखते हैं x वस्तु के तो 6 इकाइयां खरीदी जा रही है, तो 6 दूनी कितने रुपए हो गए? 12 रुपये। और y वस्तु की 4 इकाइयां खरीदी जा रही, 4 3 कितने हुए? 12। अब रुपए दोनों को जोड़ते हैं, 12 12 कितने हो गए? 24 हो गए।
दूसरा तरीका जो वक्र है ये इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। तो देखो दोनों ये 5 बराबर है तो ये पता चल गया मुद्रा सीमांत उपयुक्त बराबर। अब यहाँ है ऊपर सारणी में देखो, जब इनकी दोनों की 5 है, 5 है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स में 5 है, वो 6 इकाइयाँ उपभोग करने पर आती है। एम यू वाई में तो ये 3 पर, ये 4 पर ही आ जाती है, दोनों बराबर है। तो ये आपके संतुलन का तरीका है। तो ये सारणी और रेखा चित्र से ऐसा स्पष्ट है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की 6 तथा वाई वस्तु की 4 इकाइयों को करा करता है तो वो संतुलन में होगा। इस पर वो 24 रुपये व्यय भी करेगा। इसका अगर देखें इन वस्तुओं पर तो ये आपके एम यू एक्स 10/2 इज इक्वल टू 5 है और एम यू एक्स 15/3 इज इक्वल टू 5 है। ये उनके सामने है, देख लो आप। 6 इकाइयों में यहाँ 10 दे रखी है, 10/2 5 हो गई, उसमें 4 इकाइयों पर 15 है। और इस प्रकार कुल व्यय तो ये x गुणा पी एक्स प्लस वाई गुणा पी वाई है, यानी 6 को 2 से गुणा करो प्लस 4 को 3 से गुणा करो, आपके कुल रुपये 24 हो गए। इस प्रकार उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी और उपभोक्ता संतुलन में होगा। 24 रुपये को इन वस्तुओं पर व्यय के किसी अन्य प्रकार से वितरण करने से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। अब आप ये पूरा मिला सकते हैं कि इसकी x की 5 इकाइयाँ खरीद करके देख लो, y की इकाइयाँ बढ़ा घटा के देख लो, किसी भी स्थिति में या तो 24 रुपये से ज़्यादा रुपये खर्च हो जाएंगे या संतुष्टि वो कम हो गई। अतः 2 वस्तुओं के लिए संतोष को अधिकतम करने की आवश्यक शर्त एम यू एक्स अपॉन पी वाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम और लेमडा को लागू होने के लिए उपभोक्ता वस्तु x की 6 इकाइयाँ तथा वस्तु y की 4 इकाइयों को क्रय करता है, अर्थात उपभोक्ता संतुलन की जो प्रथम शर्त है वो पूरी होती है। तो पहली शर्त में तो यह है कि ये इस प्रकार बराबर हो। दूसरी शर्त यह है कि भाई इनका जो बजट है वो भी पूरा खर्च, ऐसा नहीं है कि अपने उसमें वो पूरा हो जाए लेकिन बजट अपने को पर्याप्त नहीं हो। दूसरे में ये जो है x मल्टीप्लाई पी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई पी वाई इज इक्वल टू एम, ये होना चाहिए। तो ये भी आपके बराबर है। तो उपभोक्ता x वस्तु की 6 इकाइयाँ तथा y वस्तु की 4 इकाइयों क्रय करता है तो उपभोक्ता के संतुलन की दूसरी शर्त भी पूरी होती है और इस प्रकार उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्तें सिद्ध भी होती है। तो ये आपका सिद्धांत हो गया। अब इस सम सीमांत उपयोगिता, सम यानी बराबर, सीमांत उपयोगिता बराबर करना है, तो ये हो गया मामला। अब इस सिद्धांत में कमियां क्या है, इसकी सीमाएं कौन कौन सी है। तो ये नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी होती है। वास्तविकता में उपभोक्ता दूसरे वैकल्पिक चयन के बारे में अनभिज्ञ होता है। इसकी जो मान्यता ले रखी है भी इसको पूरा जानकारी होती है, वास्तव में इतनी जानकारी होती। इस नियम में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया जो व्यवहार में सही नहीं पाया जाता। उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता की तुलना में काफ़ी गणना करनी पड़ती है जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। उपभोक्ता के व्यय पर उसकी आदत, विज्ञापन आदि का प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही उपभोक्ता दूसरों की देखा देखी करके भी वस्तुएं क्रय करता है। तो ये सब बातें बताती है कि उपभोक्ता जरूरी नहीं है विवेकशील हो। तो ये बहुत इतनी गणित का नॉलेज अगर किसी को नहीं है तो मामला बैठेगा नहीं। और वैसे दुकान पर जाकर के इस प्रकार की गणित कोई मिलता भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सभी वस्तुएं विभाज्य है, जबकि वास्तविकता में मकान अथवा कार जैसे वस्तु अविभाज्य होती है। इनकी निश्चित मात्रा ही खरीदी जा सकती है। एक दिए हुए समय में 1 कार या 2 कारें खरीदी जा सकती है, न कि 1.5 कार। अब इसके अंदर तो कई बार ये आ जाता है, ये तो गणित है भाई, लेकिन 1.5 कार तो मिलती नहीं। अतः वस्तुओं की विभाज्यता के कारण समसीमांत उपयोगिता नियम के पालन में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। चौथी इसकी कमी है कि ये नियम उपयोगिता को मापे जाने तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर होने पर आधारित है। ये मान्यता अवास्तविक है, यानी ये वास्तविक जगत में न तो उपयोगिता को मापा जा सकता है न मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। अतः हिक्स ने इन दोनों मान्यताओं का खंडन किया तथा उपभोक्ता के संतुलन को तटस्थ वक्रों की सहायता से समझाया। हिक्स को यहाँ इसकी कमी मिल गई। बजट अवधि का अनिश्चित होना इस नियम के प्रतिपादन में
बाधा है। प्राय बजट अवधि एक वर्ष की मानी जाती है, जबकि टिकाऊ वस्तुओं का बजट उपभोग पूरी बजट अवधि में जारी रहता है। अतः ऐसी वस्तुओं से कई वर्षों से प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में दूसरी वस्तु के इस वर्ष के लाभ से कहने का मतलब एक बजट अवधि इसमें एक साल की, लेकिन एक कुछ इसी टिकाऊ वस्तु ऐसी होती है जो कई सालों साल चलती है, तो ये इसकी कमियां है। अलग से भी कमियां पूछी जा सकती है, छोटा 4 नंबर का सवाल बन सकता है। सामान्य सिद्धांत को भी पूछा सकता है, पूरा ध्यान रखना। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व क्या है? तो इसका महत्व यह है कि समसीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण सभी क्षेत्रों में लागू होता है। यानी उपभोग में लागू है, उत्पादन में लागू है, एक्सचेंज में लागू है, डिस्ट्रीब्यूशन में लागू है। उपभोक्ता कैसे किस प्रकार अपनी सीमित आय को खर्च कर समसीमांत उपयोगिता नियम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, ये इसमें बताया गया कि उसके पास आय सीमित है, लेकिन उसको खर्च करने का इस प्रकार तरीका करेगा कि वो सेटिस्फैक्शन है वो अधिकतम प्राप्त करेगा। इस तरह से एक उत्पादक अपने सीमित साधनों से उत्पादन को अधिकतम करने में इस नियम को प्रयोग में लाता, उत्पादों की ला सकता है। ऐसा करने से वह प्रति इकाई लागत कम करता है, तो इस नियम का प्रयोग है वो व्यापक है। तीसरी बात कहता है, इसके अतिरिक्त इस नियम का प्रयोग विनिमय, वितरण और सार्वजनिक वित्त क्षेत्र में भी किया जा सकता है। चौथी बात है, बचत और उपभोग के मध्य निर्णय भी इस नियम के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। भाई अपने को बचत करना फायदे में है, उपभोग करना फायदे में, तो इसका वही है कि अपन इनकी जो सेटिस्फैक्शन ये बराबर कर लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार उपयोगिता विश्लेषण में यह नियम यद्यपि महत्वपूर्ण है, किंतु उपयोगिता की गणना करना संभव नहीं होता। इस दृष्टिकोण पर सुधार के रूप में हिक्स और एलन द्वारा प्रतिपादन क्रमवाचक दृष्टिकोण आया। इस दृष्टिकोण की इस पर सुधार करने के लिए जो दृष्टिकोण आया था वो क्रमवाचक दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार आप इसको आराम से लिखने का अभ्यास करें। निबंधात्मक प्रश्न है, टाइम की शॉर्टेज नहीं पड़े। अब प्रश्न ये भी आ सकता है 4 नंबर का, समसीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं बताइए। तो आप बिल्कुल ये जो अपन ने अभी सीमाओं की जो चर्चा की, जैसे ये वैकल्पिक जानकारी, उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की जानकारी होती है जबकि होता नहीं, ये बता सकते हैं। उपभोक्ता को विवेकशील माना गया जबकि वास्तव में उसको इतनी विवेकशील होता नहीं है। सभी वस्तुएं विभाज्य है जबकि कुछ वस्तुएं विभाज्य होती नहीं है, जैसे वो पूर्ण इकाई के रूप में, जैसे मकान है, कार है, इस प्रकार। नियम उपयोगिता को मापे जाने मुद्रा की सीमांत स्थिरता पर है जबकि ये अवास्तविक है, वास्तविक जगत में ऐसा पाया नहीं। तो ये 4 याद कर सकते हैं आप। अब इस समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व बताइए। तो ये आपको महत्व ये भी 4 पूछ सकते हैं, छोटा सवाल आ सकता है। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण ये सभी क्षेत्रों में लागू होता है। उपभोक्ता अपनी इसको किस प्रकार सीमित आय को खर्च करके सीमांत उपयोगिता ये अधिकतम संतुष्टि है। उत्पादन में भी इसका काम लिया जा सकता है। विनिमय, वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र में भी काम आ सकता है। बचत और उपभोग के मध्य भी निर्णय किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है ये। अब जो अगला प्रश्न बनता है, देखो इसके पहले प्रश्न में ही